Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Akshita Gupta and आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। जी हाँ, ये चैप्टर अब फाइनली अपने लास्ट रिसोर्ट में पहुंच चुका है। यस, सो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चा? हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट है थोड़ा रट्टाफिकेशन का। अब भाई कितना समझेंगे? हमने ट्रांसक्रिप्शन समझ लिया, रेप्लिकेशन समझ लिया, ट्रांसलेशन समझ लिया, स्प्लाइसिंग समझ ली, हमने ओपेरॉन लैक ओपेरॉन समझ लिया। हम लोगों ने 3-4 एक्सपेरिमेंट देखे हैं जस्ट टू प्रूव डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो अब फाइनली कुछ तो हमें इजी करना है ना इस चैप्टर में, तो हम आज वो इजी वाला पार्ट करने वाले हैं। और वो इजी वाला पार्ट क्या है बच्चा? आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? चलो ये अभी छोड़ो, हम देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। अब देखो, हम लोगों का जीनोम होता है, राइट? मतलब पूरा हमारा डीएनए, ठीक है, जितना भी है, ठीक है। उन सब पे हम लोग अब 2 चैप्टर्स कर चुके हैं रिलेटेड टू जेनेटिक्स। तो इतना तो समझ गए हैं बच्चा कि उन सब में क्या होता है। उन सब में हमारा क्या होता है? जीन्स होता है, जो कि क्या करता है? कैरेक्टर देता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि हमारा डीएनए कैसा होता है। उसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ATGC, ऐसे लंबे लंबे बहुत ज्यादा ज्यादा सीक्वेंस होता है। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब अगर मुझे ये सीक्वेंस पता चल जाएगा, और हम साथ में ये भी बोलते हैं कि हम लोग सारे 99% सेम है, जैसे कि मेरे पास भी 2 आंख है, आपके पास भी है, मेरे पास भी बाल है, नोज है, लिप्स है। मतलब होमोसेपियंस जो है या ह्यूमंस जो हैं वो सब कैसे हैं? सिमिलर हैं, राइट बच्चा? तो हमें सिमिलैरिटी भी है, किसके कारण होगी? ऑब्वियसली इन सीक्वेंस के कारण होगी। बट हम लोग सब एक दूसरे जैसा भी नहीं दिखते हैं। सेम होने के बाद भी हम लोग एक जैसा नहीं दिखते, वो भी किन के कारण होगा? इन सीक्वेंस के कारण होगा। तो क्या बात हुई, ये सोचा गया कि क्यों ना हम इस सीक्वेंस को ही पता कर लें कि ये बला है क्या। क्योंकि अगर हम लोग ये बला को देख लेंगे, ये सीक्वेंस के बारे में पता कर लेंगे बच्चा, तो क्या होगा? तो हम लोग एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल, या हम ये कह सकते हैं एक दूसरे का डीएनए कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये चीज, ये वेरिएशन क्यों आया। और साथ ही साथ हम लोग डिसीजेस के बारे में भी पता कर सकते हैं कि भाई ये जो डिसीज है, ये जो डिसीज है, ये एक नॉर्मल इंसान से क्यों अलग है, और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस कुछ साइंटिस्ट की टीम, कुछ आपके फंड्स वाली जो कंपनीज थी, जो अभी भी जैसे वेलकम ट्रस्ट है, या जो हमारे रिसर्चर्स थे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, ओ कंट्रीज के, सॉरी, उन लोगों ने दे कम अप टुगेदर एंड उन लोगों ने क्या किया बच्चा? उन लोगों ने एक जीनोम की स्टडी करना स्टार्ट किया। स्टडी बोले तो सीक्वेंस पता करना स्टार्ट किया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कुछ और नहीं, ये क्या है? स्टडी ऑफ जीनोम, और बोले तो स्टडी ऑफ सीक्वेंस। किसकी स्टडी? सीक्वेंस की स्टडी की गई थी इस प्रोजेक्ट में। तो ये जो था, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला गया है। हम क्या बोल सकते हैं? चलो एक बार एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम, sequencing human genome was launched in year 1990.
कब चालू हुआ था? 1990 पे। इसको हम HGP भी बोलते हैं, इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला गया है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें लिटरली बहुत पैसा खर्च हुआ है। पहली चीज तो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, और अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम उसको पन्नों में लिखना चाहें तो बहुत सारी बुक्स भी भरी जाएंगी। तो देखते हैं कैसे। ह्यूमन जीनोम जो है वो कितना है हमें पता है, 3 × 10⁹ बेस पेयर है। ठीक है, एक बेस पेयर की $3 यूनिट वो पैसा आया था। तो 3 × 3 × 10⁹ का कितना आएगा? अराउंड $9 बिलियन US। इतना ज्यादा पैसा लगा था, $9 बिलियन US लगे थे। और ऐसे ही मैं जो कह रही थी, पन्ने पलटाओगे तो बहुत सारी बुक्स होंगी, तो वो भी देखो। एक पेज पे मान लो 100 लेटर आते हैं, तो ऐसी एक पेज पे 100 लेटर वाली 1000 पेज की एक बुक थी, और वैसी 3300 बुक भरी गई है। मतलब बोलने का क्या है, एक बुक है जिसमें 1000 पेज हैं, और ऐसी 3300 बुक्स देखी गई हैं। और इन 1000 पेज पे अगर एक पेज की बात करें तो इसमें 1000 लेटर हैं। मतलब 1000 पेज में कितने होंगे? 1000 × 1000 लेटर। और पूरे कितने देखेंगे? × 3300 बुक्स में इतने लेटर होंगे। मतलब कितना ज्यादा बड़ा होगा ये, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला गया। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, ये जो चीज है ये ऐसे वैसे तो होगी नहीं। आप एक एक पन्ने पे तो लिखोगे नहीं, राइट? आप एक एक सीक्वेंस भी नहीं ढूंढोगे। ऑब्वियसली यू नीड व्हाट? यू नीड कंप्यूटर। सो वो कंप्यूटर की नीड जो है बच्चा, वो जब यूज हुआ कंप्यूटर, और ये सारी चीजें जब सॉफ्टवेयर्स बने, कंप्यूटर्स बने, तो अब किसके लिए कंप्यूटर बन रहे हैं? बायो के लिए कंप्यूटर बन रहे हैं। तो ऐसे एक नई फील्ड का इमर्जेंस हुआ, एक नई फील्ड उठ के आई, और वो क्या थी बच्चा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या थी वो बच्चा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये यहाँ छुपा हुआ है, थोड़ा यहाँ लिखा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। हमने क्या बोला? इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट। व्हाई? क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लगे, 9 बिलियन, और बुक्स भी बहुत ज्यादा लगी। ऑब्वियसली बात है, इतनी बुक्स तो हमने एस्टिमेट लगाया है ना, एक एस्टिमेट है, तो इतनी ज्यादा बुक्स तो भरेंगे नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, इतनी ज्यादा बुक्स नहीं भरेंगे तो क्या यूज करेंगे? कंप्यूटर यूज करेंगे, नए नए सॉफ्टवेयर्स बनेंगे। तो उसके कारण एक फील्ड आई बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है बच्चा। अब अगर हम देखते हैं कि गोल क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो बहुत सिंपल सा गोल है कि हमें पूरा जीनोम क्या है, क्या करना है बच्चा? सीक्वेंस करना है। अप्रोक्सीमेटली 2000 से 20,000 से 25,000 जीन्स जो है ह्यूमन जीनोम की, ह्यूमन डीएनए की, वो आइडेंटिफाई करनी है। कितनी? 20 से 25,000। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, हमें अराउंड 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो हैं उनका सीक्वेंस देखना है। जीन कितनी है? 20 से 25,000। ठीक है, सीक्वेंस कितना है हमारा? 3 बिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, हमें उसको स्टोर भी करना है। नॉर्मल सी बात है, ऐसा थोड़ी ना देख के छोड़ दिया, उसको स्टोर भी करना है, इसलिए तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स हुआ यूज। ठीक है, उस डेटा को एनालाइज भी करना है कि भाई इससे क्या बीमारी हो सकती है, या इसका मतलब ये सीक्वेंस है, इसका मतलब ये कैरेक्टर है, ये सारी चीज एनालाइज भी करनी है। ठीक है, और उसको बेटर वे के लिए इंडस्ट्री में यूज करना है। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड सबसे बड़ी चीज के ये जब हम कर रहे हैं तो कोई गड़बड़ घोटाला ना हो, कुछ अनएथिकल ना हो, ये भी मेक श्योर करना है। एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो इसके गोल्स क्या क्या थे बच्चा? गोल्स पहला ये था कि 20 से 25,000 जीन्स को सीक्वेंस करना है, उनको देखना है। ठीक है,
3 मिलियन बेस पेयर्स को क्या करना है बच्चा, 3 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना है, उनका डेटा स्टोर करना है, उनका डेटा एनालाइज करना है, और कोई भी गड़बड़ ना हो तो उसका सोशल, एथिकल और आपका लीगल इश्यूज भी देख के चलने हैं। और साथ ही साथ हमें इसको इंडस्ट्री के लिए, या फिल्म इंडस्ट्री नहीं, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, फ्यूचर के लिए, बेटर यूज के लिए भी यूज करना है। सो दिस इज द गोल ऑफ HGP। अब HGP जो था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज। HGP जो था वो 13 साल का प्रोजेक्ट था, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड यूएस का ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये साथ में काम किया, साथ ही साथ यूके का वेलकम ट्रस्ट में काम किया, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, ये सब भी थे। हमें क्या याद रखना है, 13 साल का प्रोजेक्ट है बच्चा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल हेल्थ जो था इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये साथ में काम किया। वेलकम ट्रस्ट यूके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेलकम ट्रस्ट यूके ने काम किया, और कुछ कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी ने भी इसमें काम किया। ये प्रोजेक्ट चालू कब हुआ था बच्चा, 1990 में चालू हुआ था। कब चालू हुआ था, 1990 पे, और खत्म कब हुआ, 2003 पे, 2003 में खत्म हुआ। मगर जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है बच्चा, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये सबसे लास्ट में खत्म हुआ है, इसको बाद में वापस सीक्वेंस किया था, और ये खत्म हुआ है 2006 में। तो प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, but the sequence of the chromosome 1 was completed only in मई 2006, ठीक है। कब कंप्लीट हुआ, 2006 में। तो अगर हम लोग देखें तो इस पेज से हमें क्या डिटेल मिली कि 13 साल लगे प्रोजेक्ट में, कब से कब तक, 1990 से लेके 2003 तक, बट क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो हुआ 2006 में, ठीक है। एक और लाइन लिखिए, दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम। ओ भैया 24 काहे लिखा है, 24 इसलिए लिखा है, हमारे तो 23 पेयर्स होते हैं, तो भाई 24 कैसे हुए, 24 ऐसे हुए, इसमें से 22 जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, और जो लास्ट वाला होता है उसमें एक X होता है एंड एक Y होता है, तो हो गया ना 22, 23, 24, ऐसे 24 है ना। तो 22 ऑटोसोम एंड 1 X एंड 1 Y, तो ये आपका क्या हुआ, देखा, सीक्वेंस किया गया। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स जो था उसमें ह्यूमन के जो मतलब आपका जो ह्यूमन का जो सीक्वेंस है उसके अलावा भी, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, प्लांट में राइस हो गया, इन सब का भी क्या किया गया, सीक्वेंस किया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि मेथड कौन सा यूज किया, तो बच्चा 2 मेथड यूज किए गए थे। एक था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक क्या था, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, EST, ठीक है। एक्सप्रेस्ड मतलब जो चीज एक्सप्रेस हो रही है, तो इसमें क्या किया, सिर्फ वो सीक्वेंस का हमने देखा, उसी सीक्वेंस को हमने देखा जो कि क्या थे, एक्सप्रेस हुए थे RNA में। तो इसमें हमने क्या किया, ओनली सीक्वेंस द एक्सप्रेस्ड RNA, जो एक्सप्रेस हो रहे थे RNA में उसी को सीक्वेंस किया गया। फिर है सीक्वेंस एनोटेशन, सेकंड जो मेथड है उसमें क्या किया, सीक्वेंस एनोटेशन मतलब सारा जीनोम कर दिया, वेदर कोडिंग पार्ट हो या नॉन कोडिंग पार्ट हो, सीक्वेंस ऑफ होल जीनोम, वेदर कोडिंग और नॉन कोडिंग, भले ही आपका
कोडिंग हो, एक्सोन हो, इंट्रॉन्स हो, सबको कर दिया। और सीक्वेंस एक्सप्रेस टैग में क्या किया, सिर्फ उसको किया जो आपका क्या था, आरएनए बना रहा था। ओनली सीक्वेंस द एक्सप्रेस्ड आरएनए। ठीक है बच्चा, टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा यहां से लेते जाओ, टेक द स्क्रीनशॉट। कूल, टेक द स्क्रीनशॉट। कूल, नाउ नाउ अब लो, क्लास में हो, अब लो। चलो, अब बात आई कि ये जो मेथड है क्या हुआ होगा। तो देखो बच्चा, इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या किया, आइसोलेट किया आपके डीएनए को, या हम कह सकते हैं जीनोम को यहाँ पर। ठीक है, क्या किया हमने, आइसोलेट किया जीनोम। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, उसमें आपका क्या है, पूरा का पूरा सेल है। ठीक है, तो इसमें से हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हमने क्या किया बच्चा, अपना क्रोमोसोम निकाला। ठीक है, सिर्फ डीएनए निकाला। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्वियसली उसका सीक्वेंस होगा। और नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे इस चीज के लिए, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे कि हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे हम लोग अपना डिजायर्ड जीन निकाल लेते हैं। हमने अपना क्या किया, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसको डिजायर्ड जीन निकाला, और उसका क्या किया, क्लोनिंग किया। क्या किया बच्चा, क्लोनिंग किया। हम लोग बायोटेक में पढ़ेंगे अच्छे से। अब क्लोनिंग जो होता है वो कुछ वेक्टर्स के थ्रू होता है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स यूज हुए थे, बैक एंड यैक। कौन से बच्चा, बैक्टीरियल, यहां मैं लिखती हूं कौन से वेक्टर यूज हुए थे, वेक्टर्स यूज हुए थे बच्चा, बैक, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड दूसरा यैक, यैक इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, आइसोलेट किया आपका जीनोम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने अपना डिजायर्ड जीन निकाल लिया। अपना डिजायर्ड जीन निकाल के हमने उसको क्लोन किया, जिसके लिए हमें वेक्टर की जरूरत है। वेक्टर क्या थे हमारे, बैक एंड यैक। अब हमारा जब क्लोन हो गया तो हमारा जो डिजायर्ड जीन था उसकी बहुत सारी कॉपीज बन गई, मल्टीपल कॉपीज बन गई, और अब हमने उसको कंप्यूटर के थ्रू, कौन सी, सैंगर सीक्वेंसिंग की, जो किसने दी थी, फेडरिक सैंगर ने। किसने दी थी बच्चा, फेडरिक सैंगर ने। और ये सीक्वेंसिंग करके हमने क्या किया, सीक्वेंस निकाल लिया। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। ठीक है, एक बार मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया हमने, आइसोलेट किया किसको, डीएनए को। ठीक है, फिर वी यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू फाइंड द डिजायर्ड जीन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू फाइंड डिजायर्ड जीन। ठीक है, देन हमने क्लोनिंग की। क्लोनिंग में, क्लोनिंग बाय यूज ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या था हमारा, बैक एंड यैक। ठीक है, देन हमने यहां से हमारे मल्टीपल कॉपीज आ गए, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ओब्टेन्ड। एंड जैसे ही मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन आए, हमने यूजिंग सैंगर सीक्वेंसिंग,
सेंगर सीक्वेंसिंग किसने दी थी? फ्रेडरिक सेंगर ने। हमने कंप्यूटर में यूज किया, इन कंप्यूटर, एंड वी फाइंड द सीक्वेंस, वी फाइंड द सीक्वेंस। ठीक है बच्चा, आइसोलेट करो, आइसोलेट करके क्लोन करो, उसमें वेक्टर यूज होंगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगी। जब हम लोग क्लोनिंग करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है, उस समय भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिर हमने मल्टीपल क्लोनिंग वो कॉपीज बनाई, फिर हमने सेंगर सीक्वेंसिंग कर दी। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक सेंगर थे, उनने हमें सीक्वेंसिंग बताई थी। और फ्रेडरिक सेंगर थे, इनने हमें सिर्फ डीएनए की ही नहीं सीक्वेंसिंग बताई थी, इनने हमें अमाइनो एसिड्स की भी सीक्वेंसिंग बताई थी। डीएनए सीक्वेंसिंग बताई थी, अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन की भी सीक्वेंसिंग बताई थी। ठीक है, अभी भी हम लोग सेंगर सीक्वेंसिंग ही प्रिंसिपल यूज करते हैं किसी चीज को सीक्वेंस करके। अब ये हो गया हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सीक्वेंस कैसे किया। बट अभी भी एक और दिक्कत आ रही थी, वो क्या थी? जेनेटिक एंड फिजिकल मैप जीनोम का कैसे बनाएंगे। तो जेनेटिक और फिजिकल मैप जो बच्चा जीनोम का बनाया है वो हमने कैसे बनाया है? रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स एंड कुछ रिपीटेटिव डीएनए जिसको हम माइक्रोसैटेलाइट्स बोलते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन यूज करके। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यूज करके बच्चा? क्या यूज करके? पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिकॉग्नाइजेशन साइट एंड माइक्रोसैटेलाइट। अब बोले तो ये सब क्या होता है? ये क्या होता है? माइक्रोसैटेलाइट ऐसा पार्ट होता है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में तो पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, बट ये ऐसा पार्ट होता है जो हम सबको डिफरेंट बनाता है। ठीक है, हमारे डीएनए का ही ऐसा पार्ट होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंशिएट, तो किसके? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड्स के डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन से हमने ये मैपिंग की। ठीक है, तो ये था हमारा जीनोम प्रोजेक्ट। अब है फाइनली सेलिएंट फीचर ऑफ जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसमें कितने बेस पेयर थे? 3164, 3164.7 बिलियन बेस पेयर्स का हमारा ह्यूमन जीनोम है, ये हमें पता चला। देन एक एवरेज हमारा जीन होते हैं 3000 बेसिस के, बट लार्जेस्ट जो है वो 2.4 मिलियन बेसिस का भी है। ठीक है, देन हमें ये पता चला कि ये टोटल नंबर ऑफ जीन जो है वो आपके डिफरेंट होते हैं हर क्रोमोसोम पे। ठीक है, और 50% से ज्यादा के बारे में अभी तक हमें कोई नॉलेज नहीं है। और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। सिर्फ 2% ही ऐसे होते हैं बच्चा जो किसको कोड करते हैं? प्रोटीन को करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, मतलब ऐसे सीक्वेंस जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि 80 हजारों बार सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देन हमारे जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं ये बहुत बार, 1000 से 100 से 1000 बार सब टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम 1 जो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन्स हैं 2968, और क्रोमोसोम Y जो है उसमें सबसे कम जीन है 231। ठीक है, एंड साइंटिस्ट ने बहुत अलग अलग टाइम उस पे लोकेशन पे SNPs भी देखा है। बेसिकली ये क्या है? सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस। SNPs को हम क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब आपका सिंगल बेस जो है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी बहुत सारी लोकेशन पे देखे हैं। सो ये था हमारा ह्यूमन जीनोम के बारे में। हमने क्या क्या देखा बच्चा ह्यूमन जीनोम के बारे में? हमने देखा कि क्यों बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, इसके कारण बायो इन्फॉर्मेटिक्स आई। फिर हमने देखा कि गोल्स क्या हैं,
फिर हमने देखा कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, और हमने ये देखा कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंटली क्रोमोसोम 1 जो है वो 2006 में खत्म हुआ। फिर हमने देखा इसके अलावा भी कहीं कहीं हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने उसकी मेथड्स देखी कैसे कैसे हुआ, स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि मैपिंग कैसे की, दो मेथड्स यूज करके, उनकी इंफॉर्मेशन यूज करके, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। देन हमने उसका सेलिएंट फीचर देखा, राइट। सो यही था हमारा आज का बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत डेटा वाला, जो हमें लर्न करना है, इजी बट लर्न करने वाला टॉपिक, दैट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई नो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लर्न करना है, बट जिन बच्चों को ये जिसमें ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन इन सब में दिक्कत होती है, उनके लिए थोड़ा अच्छा है ना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है सो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।